दोस्तों, हम सभी ने कील मुहासे ये प्रॉब्लम्स कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किए हैं और हमें ये भी पता है कि जब ये कील मुहासे हमारे चेहरे पे आते हैं तो बहुत बारी ये काले धब्बे या चेहरे पे खड्डे छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इरफाना पाटिल, फॉरएवर यंग स्किन क्लिनिक कोल्हापुर। और आज मैं आपको कील मुहासे जब चले जाते हैं उसके बाद होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जब अपने चेहरे पे कील मुहासे ये प्रॉब्लम्स रहती है तो जब वो क्लियर हो जाते हैं, ट्रीटमेंट से वो चले जाते हैं, तो बहुत बार काले धब्बे रह जाना या एक्ने के स्कार्स या खड्डे जिसे हम कहते हैं वो हमारे चेहरे पे रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले पहचानना ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक्ने के सिर्फ धब्बे रह गए हैं या वो खड्डे हो चुके हैं। क्योंकि अगर वो धब्बे रह गए हैं तो वो टेम्पररी प्रॉब्लम है, वो अल्टीमेटली चला जाता है और पूरी तरीके से हम उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्कार्स है तो याद रखिए, स्कार्स जो है वो एक परमानेंट टाइप का डैमेज रहते हैं, दे आर फॉर एवर। बट आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम लोग वो स्कार्स को भी ट्रीटमेंट करके उनको 40-50% तक उनको कम कर सकते हैं। हम लोग वो स्कार का जो अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं काफ़ी हद तक। जब अपने चेहरे पे जो कील मुहासे आते हैं तो जो स्किन होती है वो काफ़ी हद तक डैमेज कर देते हैं। जो स्पेशली बड़े बड़े रेड वाले नोड्यूल्स जैसे बोलते हैं, जिसको नोडुलोसिस्टिक एक्ने, या पस वाले एक्ने जिसे इन्फ्लेमेटरी जो एक्ने होती है, तो वो स्किन को डर्मल लेवल पे, मतलब स्किन के कुछ लेयर्स रहते हैं जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस, तो वो डर्मिस में वहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी डैमेज होके वहाँ स्कारिंग जो होती है वो तैयार हो जाती है। बेसिकली ये जो डैमेज होता है स्किन के नीचे वाले सरफेस पे, उसकी वजह से जो कोलेजन और इलास्टिन के फाइबर्स होते हैं वहाँ पे एक स्कार तैयार कैसे होता है, वो स्किन को नीचे पुल करते हैं और वो पुल की वजह से वहाँ पे वो खड्डा जो है जिसे हम स्कार कहते हैं वो तैयार होता है। अब कुछ स्कार्स जो होते हैं वो एट्रोफिक, मतलब कि जो खड्डे हमको नज़र आते हैं वैसे टाइप के होते हैं, और कुछ स्कार्स जो होते हैं वो स्किन के सरफेस के ऊपर तैयार हो जाते हैं, मतलब वो स्किन के ऊपर एक स्वेलिंग जैसा या एक फर्म नोड्यूल जैसा नजर आता है, तो ये हाइपरट्रॉफिक टाइप के स्कार्स होते हैं। बहुत बारी ऐसे होता है कि एक चेहरे पे जो जिसको एक्ने होके गया है उनको सिर्फ एक टाइप का स्कार नहीं होता है, क्योंकि डैमेज जो है अलग अलग लेवल पे हुआ रहता है। तो तीनों टाइप के स्कार्स जो है अलग अलग एक्सटेंड तक आपके चेहरे पे नजर आ सकते हैं। ये जो एट्रोफिक टाइप के स्कार्स होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। नाउ एट्रोफिक स्कार्स जो है वो टाइप्स जो होते हैं, कितना डैमेज है या कौन से लेवल तक वो डैमेज गया है, उस हिसाब से वो एट्रोफिक स्कार्स तैयार होते हैं। तो आइसपिक टाइप का एक स्कार होता है, बॉक्स्ड टाइप का एक एक्ने स्कार होता है, और रोलिंग टाइप का एक एक्ने स्कार होता है। एट्रोफिक टाइप है ये तीनों। और हाइपरट्रोफिक स्कार, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो स्किन के सरफेस के ऊपर होता है। बात करते हैं ये एट्रोफिक स्कार्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये स्कार्स जो है ये कैसे नज़र आते हैं, दिखने में ये कैसे होते हैं। सबसे पहले आइसपिक स्कार्स जो होते हैं, जैसे कि इसका नाम बताता है आइसपिक स्कार्स, यानी कि ये नज़र आते हैं ओपन पोर्स की तरह, या जैसे कि किसी नोकीले ऑब्जेक्ट से, जैसे कि टूथपिक से अगर आपको किसी ने प्रिक कर दिया हो तो वो स्कार्स वैसे तरीके से नज़र आते हैं। वो बिल्कुल ओपन पोर्स की तरह नज़र आते हैं, और बहुत बारी पेशेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ओपन पोर्स ही है, लेकिन हालांकि वो आइसपिक स्कार्स होते हैं। ये बाहर से तो बहुत ही छोटे नज़र आते हैं, बट एक्चुअल में ये बहुत डीप होते हैं। इसके बाद आता है बॉक्स्ड टाइप ऑफ स्कार। बॉक्स, जैसे कि ये नाम बताता है, जैसे कि कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट अगर आपको स्किन के अंदर पंच कर दिया गया हो तो जो निशान तैयार हो जाएगा, तो वो उस तरीके से ऐसे स्क्वायर शेप में नजर आता है वो स्कार। नेक्स्ट आता है रोलिंग टाइप ऑफ स्कार। तो रोलिंग टाइप ऑफ स्कार जो होता है उसका बेस जो है एक सेमी सर्कल की तरह नजर आता है, वो काफी ब्रॉड बेस होता है।
सो हाइपरट्रॉफिक स्कार मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हाइपरट्रॉफिक स्कार मतलब हाइपर मतलब हीलिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गई होगी, तो स्किन के ऊपर वो फर्म नोड्यूल्स जैसे नज़र आते हैं। और ये ज़्यादातर की किलॉइडल टेंडेंसीज में भी बहुत कॉमन है, और मोस्टली ये जॉ लाइन में हमको नज़र आते हैं, या तो जब एक्ने बैक पे चेस्ट पे होगा तो वहाँ पे भी हाइपरट्रॉफिक स्कार या किलॉइड्स जो है वो नज़र आते हैं। एक चेहरे पे सिर्फ एक टाइप का स्कार नहीं होता है, बहुत सारे टाइप के ही तीनों टाइप के स्कार्स जो है वो नज़र आते हैं। अब ये स्कार्स जो है अलग अलग लेवल पे होते हैं, तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि अगर स्कारिंग कम है तो मेकअप से कवर हो जाता है, डिस्टेंस से भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर स्कारिंग बहुत ज़्यादा डीप है तो अगर आपके स्किन को स्ट्रेच भी कर लो तो भी वो स्कार नज़र आता है, उसको मेकअप से कवर करना भी इम्पॉसिबल होता है। बात करते हैं एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक टाइप का स्कार नहीं होगा, तो ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से होती है कि नॉर्मली हम लोग अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स जो है वो कंबाइन कर लेते हैं टू गेट अ बेटर रिजल्ट, क्योंकि एक टाइप का स्कार नहीं है, अलग अलग टाइप के स्कार है। तो एक ट्रीटमेंट जो है एक टाइप के स्कार पे अच्छे काम करती है, दूसरी जो है दूसरे टाइप के स्कार पे। तो इस हिसाब से ये ट्रीटमेंट जो है वो प्लान की जाती है, जिसमें हम लोग कंबाइन करते हैं सारे मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट को। और मैंने आपको ये भी बताया कि स्कार्स जो है वो एक परमानेंट डैमेज होता है एंड दे आर फॉर एवर। तो हम लोग बेसिकली ये स्कार की ट्रीटमेंट करके क्या अचीव करते हैं? तो स्कार्स तो है वो तो परमानेंट है, तो फिर हम लोग ट्रीटमेंट करके हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं? तो बेसिकली जो उसका डेप्थ होता है, मतलब कि स्कार जितना वो डीप होता है, तो हम लोग ये ट्रीटमेंट करके उसके नीचे जो उसको फाइबर्स जो पुल कर रहे हैं उस स्कार्स को नीचे से, कोलेजन और इलास्टिन, उसको जो रीमॉडलिंग करते हैं, उसका थोड़ा सा प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं विद ट्रीटमेंट्स, तो जिसकी वजह से ये स्कार्स जो है ऊपर की तरफ पुश होता है और इसका डेप्थ कम होता है, तो इसका अपीयरेंस जो है वो इम्प्रूव होता है, और इस तरीके से ये आपको आपका स्किन टेक्सचर जो है इम्प्रूव करता है। दोस्तों याद रखिए, अगर आप एक्ने को सही टाइम पे ट्रीट कर रहे हो और स्किन डैमेज जो है उसको बहुत कम कर रहे हो, तो स्कार्स भी उतने तैयार नहीं होते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर आपके स्कार्स काफ़ी हो चुके हैं, तो अगर वो फ्रेश है तभी आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट जो है वो ज़्यादा बेटर आएगा। पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि स्कार्स के लिए मैडम कोई क्रीम हमें प्रिस्क्राइब कर दो, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्कार्स के ऊपर कोई भी क्रीम जो है इतना असर नहीं करती है, क्योंकि स्कार्स जो है वो अलग पैथोलॉजी होती है उसकी, वो परमानेंट टाइप का डैमेज है, और वो कोई भी क्रीम से स्कार्स जो है वो नहीं जाते। जैसे कि बाकी ट्रीटमेंट्स होते हैं स्किन के, जिसमें नंबर ऑफ सेशंस 4 या 6 सेशंस करना ज़रूरी होता है बेटर रिजल्ट के लिए, तो स्कार्स का भी वैसे ही रहता है कि आप अगर 4 या 6 ट्रीटमेंट्स करते हो जिसमें अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स आपके ऊपर की जा रही है, तो आपके स्कार्स का आउटकम जो है, रिजल्ट जो है वो बेटर आएगा। तो शुरुआत करते हैं कि जब आपको एक्ने स्कार्स है तो आपको कुछ नाइट क्रीम्स जो है वो इस्तेमाल करने भी ज़रूरी होते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो प्रोसीजर्स होते हैं स्कार के लिए किए जाने वाले, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब आपको एक्ने स्कार्स है तो आपको नॉर्मली जो है विटामिन ए, रेटिनॉइड्स या रेटिनॉल और ग्लाइकोलिक एसिड, ऐसे टाइप के क्रीम्स जो है नाइट केयर में इस्तेमाल करने से आपका स्किन जो है वो स्कार ट्रीटमेंट के लिए तैयार होता है। और साथ ही साथ आपको जो सुपरफिशियल जो स्कार्स है, फ्रेश स्कार्स है, बहुत बहुत सुपरफिशियल है, वो भी ये क्रीम से थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि पूरे चले जाएंगे, थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, मे बी 1 साल या 2 साल तक का टाइम इसके लिए रिक्वायर होता है।
बात करते हैं प्रोसीजर्स के बारे में। तो शुरुआत करेंगे जो एक सिंपल ट्रीटमेंट के साथ, जिसे कि केमिकल पीलिंग कहते हैं। स्कार्स के लिए केमिकल पील्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मेनली येलो टाइप का पील जो होता है, येलो पील होता है, रेटिनॉल पील होता है, या TCA या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का पील होता है। ये मेनली एक्ने स्कार्स के लिए मेंट रहता है, या उनका बेटर एक्शन होता है एक्ने स्कार्स के लिए। तो ये टाइप के पील्स जो है स्कार के लिए किए जाते हैं। बट याद रखिए, ये अकेले काम नहीं करेगा। ये सिर्फ सुपरफिशियल स्कार्स के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करता है, आपके स्किन को थोड़ा इम्प्रूव करता है। लेकिन स्कार ट्रीटमेंट्स जो है, इसके अलावा और भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स रहते हैं। नाउ कमिंग टू TCA जो पील मैंने आपको बताया, तो इसका एक स्पेशल पील भी होता है, स्पेशल टेक्निक होती है इसकी भी। तो TCA क्रॉस जिसे कहते हैं, तो ये जो TCA क्रॉस जो है, ये एक स्पेशल टेक्निक है मेंट फॉर आइसपिक स्कार्स, जो मैंने आपको बताया कि जिससे आपकी स्किन को किसी ने पोक कर दिया हो, जो ओपन पोर्स की तरह नजर आते हैं, उस टाइप के स्कार्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, जिसे TCA क्रॉस कहते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो नीडलिंग। नाउ माइक्रो नीडलिंग, जैसे कि नाम बताता है, माइक्रो नीडल्स, इसमें बहुत सारे माइक्रो नीडल्स होते हैं, और ये दो तरीके से किया जाता है। एक जो है मैनुअल, जो डर्मा रोलर, जैसे आपने सुना होगा डर्मा रोलर के बारे में। मैनुअल होता है वो डर्मा रोलर, जिसमें एक इक्विपमेंट जो रहती है, उस पे उसके हेड पे जो है बहुत सारे माइक्रो नीडल्स होते हैं। ना माइक्रो नीडल्स जो है वहाँ पे कितने लगे हुए हैं उस हेड पे, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के डर्मा रोलर्स अवेलेबल होते हैं, और वो कितना डीप तक प्रिक कर सकते हैं उस हिसाब से भी वो डर्मा रोलर का साइज जो है वो अवेलेबल होता है। ये तो हुआ मैनुअल। और दूसरा होता है एक डर्मा पेन। नाउ डर्मा पेन, जैसे कि ये पेन जैसे नजर आता है, और ये ऑटोमेटेड रहता है, मोटराइज्ड रहता है, और इसमें कार्ट्रिज अटैच किया जाता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे नीडल्स होते हैं उस कार्ट्रिज में। सो ये जो माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर होती है, तो ये किस तरीके से काम होती है, मैंने आपको बताया कि वो डर्मा पेन या डर्मा रोलर, ऐसे दो टाइप के अलग अलग मेथड्स होते हैं इसको करने के। ये इक्विपमेंट से माइक्रो नीडलिंग किया जाता है। तो माइक्रो नीडलिंग बेसिकली, ये जो छोटे छोटे नीडल्स होते हैं, ये स्किन में माइक्रो इंजरी करते हैं, और वहाँ पे प्रिक्स तैयार होते हैं। तो वो माइक्रो इंजरी की वजह से वहाँ पे हीलिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स जो जिगजैग तरीके से वहाँ पे स्कार के अंदर तैयार हो चुके होते हैं, वो एक प्रॉपर लाइन में या अलाइनमेंट में होते हैं, जिसकी वजह से वो स्कार्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं और स्कार्स को ऊपर पुश करते हैं। तो वहाँ पे इस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये जो माइक्रो नीडल्स जो होते हैं, माइक्रो नीडलिंग जो होती है, नॉर्मली अकेले भी किया जाता है एज सच, या इसको PRP जो आपको ऑलरेडी आपको पता होगा, या इसके बारे में आपने सुना होगा, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, इसके साथ भी कंबाइन करके भी किया जाता है। तो बेसिकली ये जो PRP होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, आपके ब्लड से ही डिराइव किया जाता है। जैसे WBC और रेड ब्लड सेल्स RBCs होते हैं, वैसे एक प्लेटलेट टाइप का भी सेल होता है ब्लड में। और ये प्लेटलेट्स जो होते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो वहाँ स्कार में इंजेक्ट करने से या माइक्रो नीडल्स के सहारे जब ये PRP वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, तो वो वहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है और इंजेक्ट भी किया जाता है, तो वो स्कार को वहाँ पे इम्प्रूव करता है, वहाँ ग्रोथ फैक्टर्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है स्कार की बेटर हीलिंग के लिए। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है ये माइक्रो नीडलिंग का टेक्निक इस्तेमाल करके ही, लेकिन और एक टेक्नोलॉजी उसमें ऐड हो जाती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी या RF की, MNRF, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो ये एक टेक्निक है जहाँ पे माइक्रो इंजरीज भी होती है, और साथ में RF एनर्जी भी डिलीवर होती है डर्मिस में, जहाँ वो एनर्जी डिलीवर होने से वहाँ पे जो डर्मल रीमॉडलिंग जो है, अलाइनमेंट जो है कोलेजन और इलास्टिन का, वो होता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें काम करती है। सो माइक्रो नीडलिंग RF के भी डिवाइसेस होते हैं जिससे ये सेशंस किए जाते हैं। सो अब बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर एक्ने स्कार्स के बारे में। तो वो है फ्रैक्शनल CO2 लेजर। ना फ्रैक्शनल CO2 लेजर जो है वो काफी इफेक्टिव होता है एक्ने स्कार्स में, काफी डीप स्कार्स पे भी वो काम करता है। बट उसका एक ही इशू होता है, उसका डाउन टाइम या उसका रिकवरी टाइम। फ्रैक्शनल CO2 लेजर्स जो होते हैं, जब एनर्जी डिलीवर करते हैं, जब शॉट्स दिए जाते हैं स्किन पे, तो वहाँ पे एक ग्रिड पैटर्न जैसा तैयार होता है, और वहाँ पे छोटे छोटे स्कैब या खपली जैसा नजर आता है आपको स्किन के ऊपर, जो 4 या 5 दिन में फॉल आउट हो जाता है।
लेकिन उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रोसीजर केयर करना इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज आपको चांसेस ये भी हो जाते हैं कि वो स्कैब्स जो है वो आपको डार्क पैचेस भी हो सकते हैं। सो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र जो मैंने आपको बताया कि इसका डाउन टाइम जो है रिकवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, बट इसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। इसके अलावा अर्बियम याग लेज़र और बहुत अलग टाइप के लेज़र्स भी होते हैं जो एक्ने स्कार्स के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत बार मैंने आपको बताया कि जैसे कि माइक्रो नीडलिंग के साथ MNRF के साथ PRP कंबाइन किया जाता है टू गेट अ बेटर रिजल्ट, तो उसी तरीके से फ्रैक्शनल CO2 के साथ भी PRP कंबाइन करके बेटर आउटकम हम लोग पा सकते हैं। बात करते हैं सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में। सर्जिकल टेक्निक्स जो होते हैं एक्ने स्कार्स के लिए, बहुत अलग अलग टाइप के सर्जरीज भी किए जाते हैं एक्ने स्कार्स के लिए। सबसे कॉमन किया जाने वाला एक सर्जिकल टेक्निक होता है सब्सिजन। सब्सिजन जो होता है बहुत कॉमनली किया जाता है फॉर एक्ने स्कार्स। तो इट इज नथिंग बट एक नीडल होती है, एक टाइप की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है उस नीडल की। उस नीडल को लेके स्किन के नीचे डर्मिस में जाके, जहाँ पे वो स्कार्स जो है फाइबर्स जो स्कार्स को नीचे पुल कर रहे हैं, तो वो स्कार्स के नीचे जाके वो बैंड्स को ब्रेक किया जाता है, जिसकी वजह से वो स्कार रिलीज होता है और स्कार्स जो है ऊपर की तरफ पुश होता है। दोस्तों एक बहुत ही एडवांस टेक्निक जो है वो भी आजकल की जा रही है फॉर एक्ने स्कार्स, जिसे कि नैनो फैट ट्रांसफर कहते हैं। नैनो फैट मतलब बहुत छोटा पार्टिकल। तो इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी से ही, आपके मोस्टली स्टमक से जो फैट वहां पे होता है, वो फैट जो है डिराइव किया जाता है, वो निकाला जाता है और उसको छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, और वो जो नैनो फैट होता है वो एक्ने स्कार्स में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही रीसेंट टेक्निक है आजकल जो की जा रही है एक्ने स्कार्स के लिए, और इसका आउटकम भी थोड़ा अच्छा होता है, और ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है इसका रिजल्ट। तो दोस्तों ये जो हमने अभी डिस्कस किया एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट टू द मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा ऐसे भी होता है कि बहुत बार पेशेंट के पास टाइम बहुत कम होता है और उनको सडनली याद आता है कि मुझे बहुत सारे एक्ने स्कार्स है, गड्ढे है चेहरे पे, और उनका कुछ फंक्शन या वेडिंग आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं एक्ने स्कार्स के बारे में, क्या हम लोग इसको कुछ कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लास्ट मिनट ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है एक्ने स्कार्स के लिए, और उसको फिलर ट्रीटमेंट कहते हैं, या डर्मल फिलर्स या हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। तो अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो आपको स्कार्स नहीं चाहिए चेहरे पे, तो हम लोग उसको फिल कर सकते हैं डर्मल फिलर्स। डेफिनेटली ये परमानेंट तो है नहीं, लेकिन आपको ये इमीडिएट इंस्टेंट इसका रिजल्ट भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। इसका रिजल्ट जो है डिपेंड्स ऑन द फिलर, 9 मंथ्स या 1 ईयर तक ये रहता है। दोस्तों याद रखिए, अगर आपको एक्ने जो आप इनिशियल स्टेजेस में ही अगर ट्रीटमेंट अच्छे से कर लोगे, तो आपको स्कारिंग जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि स्कार्स जो है परमानेंट होते हैं, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल तो है ही, लेकिन इम्प्रूवमेंट जो होती है 40-50% तक रहती है। और अगर आप जो ट्रीटमेंट्स जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, तो आपको उसका रिजल्ट जो है वो बेटर आएगा। सभी टाइप के एक्ने स्कार ट्रीटमेंट्स में आपको पोस्ट प्रोसीजर केयर जो है अच्छे से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ये एक्ने स्कार की ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो जब इसका रिकवरी होने लगता है,
तो ये इमीडिएट आपको नजर नहीं आता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ महीनों में आपको आपका स्कार का जो इम्प्रूवमेंट जो है वो नजर आएगा। 3 to 6 मंथ्स आपको टाइम दे देना चाहिए एक्ने स्कार ट्रीटमेंट्स के लिए, और आपको वो रिजल्ट जो है अप्रिशिएट होने के लिए उतना टाइम आपको जरूरी है। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्ने स्कार्स के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ये स्कार्स कैसे नजर आते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, और आपने ये ट्रीटमेंट क्यों करवानी चाहिए और जल्दी क्यों करवानी चाहिए, इसके बारे में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक एंड शेयर द वीडियोज। थैंक यू सो मच।